हाय गाइस, वेलकम बैक टू जावा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सीरीज। आई होप आप इस सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। मजा आ रहा होगा आपको अब जावा का डेटाबेस से कनेक्शन करने का कोड लिखकर। अब लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि हमें किस तरह से डेटाबेस कनेक्शन का कोड, डाउ का कोड, पोजो का कोड लिखना चाहिए और कैसे उसको अपने जीवाई से करना चाहिए सेपरेट। आज हम इस वीडियो में इंप्रूव करने वाले हैं अपनी प्रीवियस एम्प्लॉय एप्लीकेशन को और उसे इंडस्ट्री गाइडलाइंस, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स पे बनाने वाले हैं। आज के वीडियो में हम डेटाबेस कनेक्शन की क्लास स्प्लिट कर देंगे, अलग कर देंगे। जीवाई हमारा अलग हो जाएगा, डाउ पोजो हमारे अलग हो जाएंगे और फिर हम इन चारों को आपस में कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कैसे एप्लीकेशन फ्लो करेगी, कैसे डेटा पास होगा, कैसे डेटा डेटाबेस से वापस जीयूआई के पास रिटर्न होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ डाउ पोजो क्लासेस एज वेल एज डेटाबेस कनेक्शन क्लास। अब आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आज आप पहली बार अपना प्रोजेक्ट डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे। है हमारी एम्प्लॉय एप्लीकेशन, बट जैसा मैंने कहा इस एप्लीकेशन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एज इट इज कन्वर्ट हो जाएंगी आपके मेन प्रोजेक्ट में। तो शुरुआत करते हैं इस प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग। तो मैंने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है जिसका नाम मैंने रखा है अपनी तरफ से माई ईएमपी मैनेजमेंट एपीपी 2। और जैसा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था, हमारे प्रोजेक्ट में कितने पैकेजेस होंगे? वेरी गुड, हमारे प्रोजेक्ट में होंगे 4 पैकेजेस। क्या है उन 4 पैकेजेस के नाम? उन 4 पैकेजेस के नाम क्या हैं? पहला पैकेज है EMP MGMT डॉट GUI, देन EMP MGMT डॉट DButil, EMP MGMT डॉट DAO और EMP MGMT डॉट Pojo, है ना? तो सबसे पहला काम इन 4 पैकेजेस को बनाकर इनके अंदर इनकी रिस्पेक्टिव क्लासेस हम बनाएंगे। इसमें से ध्यान दीजिए, मैंने GUI पैकेज बना दिया है और उसके अंदर जैसा मैंने आपसे करके आने को कहा था बिल्कुल वैसे मैंने फ्रेम्स का लेआउट डिजाइन करके रख दिया है। राइट, एप्लीकेशन के अंदर मैं आपसे 4 फ्रेम्स की प्रोग्रामिंग डिस्कस करूंगा, इसलिए मैंने 4 फ्रेम बना रखे हैं और 2 फ्रेम्स आपको असाइनमेंट के तौर पे बनाने हैं। आपको कौन कौन से फ्रेम बनाने हैं? आपको बनाना है एम्प्लॉय को अपडेट और डिलीट करने का फ्रेम, मैंने बना दिया है ऐड करने का फ्रेम, सर्च करने का फ्रेम, व्यू करने का फ्रेम और इन सबको आपस में कनेक्ट करने के लिए एक और फ्रेम विच इज कॉल्ड एज ऑप्शंस फ्रेम। तो आई होप आपने इनका यूआई बना लिया होगा। जल्दी जल्दी बोलिए। वेरी गुड। तो मैंने इनके यूआई इसको डिजाइन कर लिया है। अब अपन इनका एक्चुअल कोड स्टार्ट करेंगे। फाइन, चलिए। तो सबसे पहले अपन रिमेनिंग पैकेजेस बनाते हैं। तो सोर्स पैकेज में जाएंगे, न्यू में आकर जावा पैकेज होगा EMP MGMT डॉट DButil, ये हमारा अगला पैकेज है। Then again, I'll right click on source package, new Java package, EMP MGMT dot DAO, ये होगा हमारा सेकेंड पैकेज। एंड देन द लास्ट पैकेज विल बी EMP MGMT डॉट Pojo, ये होंगी हमारी पैकेजेस की डिजाइनिंग। ठीक है, जिसमें से GUI वाले के अंदर क्लासेस हैं, बाकी सारे पैकेजेस फिलहाल बिल्कुल एम्प्टी हैं। अब हम शुरू उस पैकेज से करेंगे जिसपे बाकियों को डिपेंड होना होगा, जो खुद बाकियों से इंडिपेंडेंट है। तो रिकॉल कीजिए, सबसे पहला जो इंडिपेंडेंट कोड हम लिखने जा रहे हैं वो लिखने जा रहे हैं डीबी कनेक्शन क्लास का। गौर करिए, डीबी कनेक्शन खुद किसी पे डिपेंड नहीं करेगी, लेकिन आपकी डाउ क्लासेस, आपका फ्रेम, ये सब डीबी कनेक्शन पे डिपेंड करेगा डेटाबेस कम्युनिकेशन के लिए। तो शुरुआत सबसे पहले हम जिस क्लास से कर रहे हैं, द नेम ऑफ दैट क्लास इज द डीबी कनेक्शन क्लास। तो सबसे पहले आपको डीबी कनेक्शन के बारे में कुछ बेसिक बातें बता दूं, उसके बाद आप मुझे गाइड करिएगा डीबी कनेक्शन की कोडिंग हम लोग कैसे करेंगे। डीबी कनेक्शन क्लास आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, मैं अपनी तरफ से नाम इसका दे रहा हूं डीबी कनेक्शन। ये क्लास रहेगी हमारे डीबी यूटिल पैकेज के अंदर और ये क्लास, गौर कीजिएगा, 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करेगी। इसके टोटल 3 काम होंगे। गेस करिए क्या क्या 3 काम होंगे। इसका पहला काम होगा ड्राइवर को लोड करना, राइट। इसका दूसरा काम होगा सॉरी, कनेक्शन को ओपन करना और इसका तीसरा काम होगा कनेक्शन को क्लोज करना। ओके, और इसका एक चौथा काम और होगा कि जब हम इससे मांगे तो ये हमें कनेक्शन ऑब्जेक्ट अवेलेबल कराए। जब भी हमारी दूसरी क्लासेस मांगे तो ये उन्हें कनेक्शन ऑब्जेक्ट अवेलेबल करवाए।
अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इस क्लास की कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। सो विल गो टू द डीबी यूटिल पैकेज। इसके अंदर मैंने बनाई अपनी जावा क्लास और मैंने अपनी जावा क्लास का नाम दिया डीबी कनेक्शन क्लास। दिस इज द नेम ऑफ माय जावा क्लास। ठीक है, अब हमारी इस जावा क्लास के अंदर हमारा पहला काम होगा कनेक्शन ओपन करना और उससे पहला काम होगा ड्राइवर को लोड करना। अभी बताइए, ड्राइवर लोड करना या कनेक्शन ओपन करने वाला काम आपको टोटल कितनी बार करना है? वेरी गुड, आपको एक बार करना है। तो जावा में वो कौन सी जगह है जहां लिखा गया कोड पूरी एप्लीकेशन में सिर्फ एक ही बार चलता है, कभी दोबारा चलता ही नहीं है? पूरी जावा में वो कोड है स्टैटिक ब्लॉक। तो मैं सबसे पहले इसके अंदर एक कनेक्शन का रेफरेंस डिक्लेयर करूंगा बाय राइटिंग प्राइवेट स्टैटिक कनेक्शन कौन। क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं कनेक्शन को स्टैटिक क्यों डिक्लेयर कर रहा हूं? क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं कनेक्शन को स्टैटिक मोड में डिक्लेयर क्यों कर रहा हूं? मैंने इसका नॉन एक्सेस मॉडिफायर स्टैटिक क्यों रखा है? क्योंकि आपको कनेक्शन स्टैटिक ब्लॉक में ओपन करना है और स्टैटिक ब्लॉक जावा में सिर्फ स्टैटिक चीजों को एक्सेस करने का राइट रखता है, इसलिए आपको कनेक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा स्टैटिक। समझ आया? आया। और एक बार फिर बताइए, हम स्टैटिक ब्लॉक में कनेक्शन खोलने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कनेक्शन ओपन सिर्फ एक बार हो और वो भी अपने आप हो, हमें स्टैटिक ब्लॉक चलाना ना पड़े, वो अपने आप चले। इसलिए हमने स्टैटिक ब्लॉक में ड्राइवर लोड करना और कनेक्शन ओपन करने का कोड लिखना पसंद करा। राइट, अब आएंगे इस स्टैटिक ब्लॉक के अंदर लगेगा एक ट्राई ब्लॉक, क्योंकि जो आप करने जा रहे हैं उसमें एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं। यस, तो फिर ट्राई ब्लॉक लगेगा। तो हमारा पहला स्टेटमेंट होगा क्लास डॉट फॉर नेम, जिसमें हम ड्राइवर लोड करेंगे oracle डॉट jdbc डॉट थिन, oracle डॉट jdbc डॉट oracle ड्राइवर। थिन जाएगा कनेक्शन में, राइट? तो oracle डॉट jdbc डॉट oracle ड्राइवर से ये हम ड्राइवर लोड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ड्राइवर लोड हो गया तो कोड इस लाइन से आगे बढ़ेगा, बिल्कुल। और अगर ड्राइवर लोड किसी कारण से नहीं हो पाया तो कोड इसी लाइन पे थ्रो कर देगा एक्सेप्शन, जिसे हम कैच ब्लॉक में कर लेंगे हैंडल। फाइन। इसके बाद हम कनेक्शन ओपन करेंगे। कनेक्शन ओपन करने के लिए विल बी कॉलिंग ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन मेथड, जो आपसे पैरामीटर में कितनी चीजें लेता है? 3 चीजें लेता है। इसमें पहला पैरामीटर क्या होता है? आपके डेटाबेस का यूआरएल, जो होगा हमारे केस में जेडीबीसी कोलन ओरेकल कोलन थिन कोलन @डबल फॉरवर्ड स्लैश। इसके बाद आपके कंप्यूटर का नाम, मेरे केस में इस लैपटॉप का नाम है सचिन कपूर, कोलन ओरेकल का पोर्ट नंबर जो हमेशा 1521 होगा, फॉरवर्ड स्लैश ओरेकल का सर्विस नेम। सर्विस नेम की जगह क्या आएगा? अगर एंटरप्राइज एडिशन यूज कर रहे हैं तो ORCL, और अगर एक्सप्रेस एडिशन यूज कर रहे हैं तो XC। क्योंकि मैं एंटरप्राइज यूज कर रहा हूं तो मैं कहूंगा ORCL। और इसके बाद आएगा हमारा यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम क्या था हमारा? लास्ट लेक्चर में हमने यूजर बनाया था माय प्रोजेक्ट के नाम से। और पासवर्ड क्या रखा था? पासवर्ड रखा था मैंने जावा, राइट? तो ये हो गया हमारा यूजर नेम और पासवर्ड। अगर इस लाइन पे कोई प्रॉब्लम आई तो कंट्रोल कहां जाएगा? जल्दी बोलिए। तो भी कंट्रोल चला जाएगा कैच ब्लॉक में। और अगर ये दोनों लाइनें सक्सेसफुली चल गई तो कनेक्शन ओपन हो जाएगा। यस, कनेक्शन ओपन हो जाएगा। तो हम सिर्फ अपने सेटिस्फैक्शन के लिए एक मैसेज प्रिंट करा लेते हैं, जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग। और शो मैसेज डायलॉग के अंदर हम हमारा मैसेज लिख देते हैं, यहां पास कर देते हैं नल, और यहां लिख देते हैं कनेक्शन ओपन सक्सेसफुली। ये हमने स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले करा दिया। और मैसेज के साथ साथ टाइटल सेट कर देते हैं। टाइटल मतलब सक्सेस। और यहां अगर आपको याद हो तो आप एक आइकन लाते थे, मेरी तरफ से वो आइकन है जे ऑप्शन पेन डॉट इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर मैसेज। क्योंकि हम यूजर से ना कुछ पूछ रहे हैं, ना हम यूजर को कुछ वार्न कर रहे हैं, सिर्फ हम उसे एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि कनेक्शन सक्सेसफुली ओपन हो गया है। ठीक है, अब अगर कोई दिक्कत जाती है तो ट्राई का कैच बनेगा।
यस, अगर कोई दिक्कत जाती है तो ट्राई का कैच बनेगा, राइट। कैच आप चाहें तो दो अलग अलग बना सकते हैं, चाहे तो सिंगल बना सकते हैं। मैं फिलहाल दोनों कैचेस अलग अलग रख रहा हूं ताकि हमें पता लगे कब कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये हो जाएगा क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन EX। अगर ये है तो आप जे ऑप्शन पेन के अंदर मैसेज डालें, जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, और यहां पास कर दें आप नल, और यहां प्रॉब्लम दे दें एरर इन लोडिंग द ड्राइवर। तो आपको पता लग जाएगा ड्राइवर के साथ कोई दिक्कत है, राइट। और इसके बाद आप यहां लिख दें एरर, ठीक है। टाइटल में डाल दें ड्राइवर एरर, ठीक है। और ड्राइवर एरर डालने के बाद लास्ट में आप यहां पे लिख दें कॉमा करके जे ऑप्शन पेन डॉट एरर अंडरस्कोर मैसेज, ठीक है। आप मुझे बताइएगा ड्राइवर ही लोड नहीं हुआ तो आगे जाने का कोई सेंस बनता है? नहीं बनता है, राइट। तो आप पहले तो प्रिंट स्टैक ट्रेस से एक्सेप्शन की डिटेल प्रिंट करा लें ताकि आपको भी पता लगे कोड में कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। प्रिंट स्टैक ट्रेस आपको बता देगा कोड में कहाँ प्रॉब्लम जा रही है। और दूसरा काम, जब ड्राइवर ही लोड नहीं हुआ है तो इट डजंट मेक एनी सेंस कि प्रोग्राम आगे बढ़े, तो हम कोड को यहीं पे कर देते हैं टर्मिनेट। टर्मिनेट करने के लिए मैंने बोल दिया सिस्टम डॉट एग्जिट 1, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद मैंने इसका सेकंड कैच ब्लॉक बनाया। मेरा जो सेकंड कैच ब्लॉक है वो होगा एसक्यूएल एक्सेप्शन का कैच, कोई इशू नहीं है। आप इसको भी मर्ज कर सकते थे ऊपर वाले कैच के साथ। और यहां पर अब हम एरर इन लोडिंग ड्राइवर की जगह बोल देंगे एरर इन ओपनिंग कनेक्शन। सो विल गेट अ फेयर आइडिया कि हमारे कोड में ड्राइवर की दिक्कत आ रही है या हमारे कोड में कनेक्शन ओपन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। यहां भी आप प्रिंट स्टैक ट्रेस से डिटेल प्रिंट करा देंगे। दोनों में से कोई भी दिक्कत आई तो प्रोग्राम बंद होना तो तय बात है ना, इसलिए अपन ने यहां पर करा हुआ है सिस्टम डॉट एग्जिट, ठीक है। ये हो गया हमारा कनेक्शन ओपन करने का कोड, राइट। अब मुझे बताइए, ड्राइवर एरर की जगह अपन बोल देते हैं डीबी एरर, डेटाबेस एरर, ठीक है। अब मुझे बताइए ये पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट कब होगा? ये जो आपने स्टैटिक ब्लॉक के अंदर ट्राई ब्लॉक लगाया है ये कब यूज हो, कब एग्जीक्यूट होता है? जावा स्टैटिक ब्लॉक को कब चलाती है? जब क्लास का फर्स्ट यूज होगा। ये हो गया हमारा ट्राई वाला पार्ट पूरा। अब मैंने आपसे कहा था इस क्लास के अंदर हमें कुछ और मेथड्स भी बनाने हैं। सबसे पहला मेथड हमें बनाना है जो दूसरी क्लासेस को कनेक्शन ऑब्जेक्ट अवेलेबल करवाएगा। बनाना होगा, वेरी गुड। तो हमें एक गेटर बनाना चाहिए यहाँ पर, बिल्कुल सही अभिनीत, गेटर बनाना चाहिए। क्या आप मुझे उस गेटर मेथड की प्रोटोटाइप दे सकते हैं? फटाफट बताइए। एक ऐसा गेटर मेथड यहां बनाइए जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न करे। तो सबसे पहले बताइए पब्लिक होगा? यस, पब्लिक तो होगा, तभी तो क्लास के बाहर से एक्सेस होगा। ओके, फिर इसके बाद क्या आएगा पब्लिक के बाद? पब्लिक के बाद आएगा स्टैटिक। शाबाश। क्यों स्टैटिक क्यों होगा? क्यों बना रहे हैं आप लोग इस मेथड को स्टैटिक? क्यों बना रहे हैं आप इस मेथड को स्टैटिक? जावा ये कहती है कि अगर आपकी क्लास के अंदर कोई नॉन स्टैटिक डेटा है ही नहीं तो आपको मेथड्स को स्टैटिक बनाना चाहिए। पढ़ा था अपन ने, याद करिए जब मैं आपको स्टैटिक टॉपिक पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे क्या कहा था? अगर आपसे कोई पूछता है हमें क्लास में स्टैटिक मेथड्स कब बनाने चाहिए, तो मैंने आपको इसके दो जवाब दिए थे। पढ़ के आए आप उन दोनों जवाबों को? क्लास में स्टैटिक मेथड कब बनाने चाहिए, तो मैंने इसके दो आंसर दिए थे। मैंने आपसे कहा था इसका पहला जवाब है अगर कोई मेथड सिर्फ अपने पैरामीटर्स पे काम कर रहा है तो उस मेथड को होना चाहिए स्टैटिक, कहा था मैंने आपसे। और इसके एग्जाम्पल के लिए मैंने किसको कोड करा था? इसके एग्जाम्पल के लिए मैंने कोड करा था मैथ क्लास को। मैथ क्लास में जितने मेथड हैं सब अपने पैरामीटर पे ही काम करते हैं ना, जैसे कि पाओ, जैसे कि SQRT, तो सब के सब स्टैटिक है मैथ क्लास में, याद कीजिए। जी हाँ, मैथ क्लास के सारे मेथड A to Z, सारे के सारे मेथड्स स्टैटिक हैं। मैथ क्लास के अंदर कोई भी नॉन स्टैटिक मेथड नहीं है, राइट। ऐसे ही आपने कलेक्शंस पढ़ा है, आपने कलेक्शंस पढ़ा है, वेरी गुड। कलेक्शंस में भी याद कीजिए आपके पास कोई है जिसके सारे मेथड स्टैटिक हैं, जो सिर्फ हेल्पर के लिए या हेल्प करने के लिए आपको दी गई क्लास है? पढ़ा है? कलेक्शन में दो होते हैं ना, एक होता है कलेक्शंस और एक होता है कलेक्शन। याद है आपको इन दोनों में फर्क?
बोलिए कलेक्शन कौन है? जिसमें एस नहीं है वो कौन है? जिसमें एस नहीं है वो एक इंटरफेस है, और जिसमें एस है वो कौन है? वो एक क्लास है, और उसके सारे मेथड स्टैटिक हैं। यस, उसके सारे मेथड याद कीजिए स्टैटिक हैं। करेक्ट। इसलिए आपकी क्लास के अंदर भी मेथड हम स्टैटिक इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपकी क्लास के अंदर कोई नॉन स्टैटिक डेटा ही नहीं है। जब जब क्लास में कोई इंस्टेंस मेंबर नहीं होगा, कोई नॉन स्टैटिक डेटा नहीं होगा, हमें क्लास कैसी बनानी चाहिए? फटाफट बोलिए। हमें मेथड कैसा बनाना चाहिए? सॉरी, क्लास नहीं, हमें मेथड बनाना चाहिए स्टैटिक। इसलिए हम इसको स्टैटिक कर रहे हैं। ओके, रिटर्न टाइप क्या होगी इसकी? वॉइड? नहीं, रिटर्न टाइप इसकी होगी कनेक्शन। ये रिटर्न करेगा कनेक्शन का रेफरेंस। और मेथड का नाम होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट अच्छा है ना अगर इसका नाम हो गेट कनेक्शन। यस, अच्छा अगर इसका नाम हो गेट कनेक्शन। और फिर इसके अंदर एक लाइन का कोड हम लिख देंगे। वो क्या होगा? वो होगा रिटर्न कौन। राइट। अब बताइए, कनेक्शन क्लोज करने का भी मेथड होगा? ऑफ कोर्स, कनेक्शन क्लोज करने का भी मेथड होगा। कब कॉल होगा ये मेथड? जल्दी जल्दी बोलिए। ये मेथड तब कॉल होगा जब आपकी एप्लीकेशन टर्मिनेट हो रही होगी, यानी जब यूजर क्विट करेगा। ओके, क्या करेगा ये मेथड? मेथड का नाम दे देते हैं अपन क्लोज कनेक्शन। क्या करेगा ये मेथड? ये मेथड कनेक्शन को क्लोज करेगा। ओके, कनेक्शन क्लोज करने में भी ट्राई कैच आएगा? जी हाँ आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप कनेक्शन क्लोज करेंगे तो आप कॉल करेंगे क्लोज नाम का मेथड, जेडीबीसी में कनेक्शन का क्लोज मेथड। और आपको याद होना चाहिए क्लोज मेथड भी थ्रो करता है कौन सी एक्सेप्शन? क्लोज मेथड भी थ्रो करता है एसक्यूएल एक्सेप्शन। तो आपको इसका भी अपने कोड में लगा के रखना पड़ेगा एक कैच ब्लॉक। तो यहां हम लोग लिख देंगे कॉन डॉट क्लोज। अगर कनेक्शन क्लोज हो गया तो फिर ये वाला मैसेज दे देते हैं जो सक्सेस वाला मैसेज है। तो यहां लिख देता हूं मैं कनेक्शन क्लोज्ड सक्सेसफुली। राइट। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यही वाला कैच कॉपी कर लेते हैं अपन। बस इसमें एग्जिट हट जाएगा, मानते हैं? एग्जिट इसलिए हट जाएगा क्योंकि ये मेथड जब चलेगा वो स्टेज होगी जब प्रोग्राम वैसे ही एंड हो रहा होगा। सही कह रहा हूं? ये मेथड ऐसे थोड़ी चलेगा बीच में कभी। ये तब चलेगा जब आपकी एप्लीकेशन यूजर किल करेगा, टर्मिनेट करेगा, चाहे वो क्रॉस बटन दबा के करे, चाहे वो आपकी एप्लीकेशन का क्विट बटन प्रेस करके करे, चाहे कैसे भी करे। तो यहां से एग्जिट हटा देते हैं, या मैसेज दे देते हैं एरर इन क्लोजिंग द कनेक्शन। ठीक है, और उसके बाद ये रहेगा हमारा डीबी एरर। फाइन। चलिए अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्लास पे। अब जो हमें अगली क्लास डिजाइन करनी है वो डिजाइन करनी है पोजो। क्योंकि जब डाओ बात करेगी डेटाबेस से तो उसे डेटा सेट करने के लिए, डेटा भेजने के लिए पोजो की जरूरत पड़ेगी ना, है ना? क्योंकि जो हमें अगला मेथड बनाना है वो डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट करने का बनाना है। लेकिन इससे पहले कि डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट हो पाए, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना जिसमें हम इस रिकॉर्ड को रखेंगे डेटाबेस में इंसर्ट करने से पहले। और वो ऑब्जेक्ट मैंने आपसे लास्ट क्लास में कहा था कौन सी क्लास का बनेगा? वो ऑब्जेक्ट बनेगा पोजो क्लासेस का। जब भी आपके दिमाग में ख्याल आए कि मुझे एक ऐसा कोड लिखना है जिसमें टेबल में डेटा भेजने से पहले कहीं रखना है, या टेबल से डेटा निकाल कर लाकर कहीं रखना है, तो डेटा होल्ड करने का काम, डेटा कैरी करने का काम, डेटा ट्रांसफर करने का काम प्रोजेक्ट लेवल पे एक ही क्लास करती है, और उसे बोलते हैं अपन पोजो क्लासेस। राइट, इसे पोजो भी बुलाते हैं, इसे डीटीओ भी बुलाते हैं, इसे एंटिटी क्लास भी बुलाते हैं, इसे आप बिजनेस ऑब्जेक्ट क्लास भी बुला सकते हैं, और इसे आप वैल्यू ऑब्जेक्ट क्लास भी बुला सकते हैं। लेकिन हम जो सबसे कॉमन नाम है वो यूज कर रहे हैं, और सबसे कॉमन नाम इसका क्या है? सबसे कॉमन नाम है इसका पोजो क्लासेस। राइट, तो अब हम चलते हैं पोजो पैकेज में। अब आप अपना लास्ट लेक्चर याद कीजिए और बताइए पोजो कितनी बनेंगी। तो प्रोजेक्ट की थ्योरी कहती है पोजो उतनी बननी चाहिए जितनी आपके प्रोजेक्ट में टेबल्स हैं। हम फिलहाल जिस प्रोजेक्ट से डील कर रहे हैं उसमें कितनी टेबल हैं? उसमें एक टेबल है जिसका नाम है एम्प्लॉय। और उस टेबल के अंदर कितने डेटा, कितने कॉलम्स हैं? उस टेबल के अंदर 3 कॉलम्स हैं। तो हमारी एक ही पोजो क्लास बनेगी, और उस एक पोजो क्लास के अंदर कितने इंस्टेंस मेंबर्स होंगे? 3 इंस्टेंस मेंबर होंगे। और उसके अलावा उन इंस्टेंस मेंबर को सेट और गेट करने के होंगे मेथड्स। समझ आ रही है बात? क्लियर है? राइट, तो चलते हैं अपन पोजो पैकेज में। राइट क्लिक करते हैं, न्यू जावा क्लास, और हमारी पोजो क्लास का नाम मैं दे दे रहा हूं एम्प्लॉई। ओके, पोजो क्लास का नाम मैंने दे दिया एम्प्लॉय क्योंकि यही मेरी टेबल का नाम भी है। इसके बाद कर दीजिए फिनिश।
इनसाइड द एम्प्लॉय क्लास अब आप डिक्लेयर करिए अपने वेरिएबल्स। तो आपकी टेबल के अंदर क्या क्या कॉलम थे? ईएमपीएनओ, ई नेम और सैल, ये तीन थे ना। तो आप इसके लिए वेरिएबल्स डिक्लेयर करिए। तो ईएमपीएनओ इंटीजर होगा, यस ईएमपीएनओ इंटीजर होगा। ई नेम स्ट्रिंग होगा, यस ई नेम स्ट्रिंग होना चाहिए। सो प्राइवेट स्ट्रिंग ई नेम। और सैलरी डबल होगा, यस प्राइवेट डबल फॉलोड बाय सैल। ओके, अब ये जो आपके पास है इसको कर देते हैं ईएमपी नेम, तो थोड़ी यूनिफॉर्मिटी रहेगी। और इसको कर देते हैं ईएमपी सैल, कैमल नोटेशन रहेगा तो याद रहेगा। तो ईएमपी एनओ, ईएमपी नेम, ईएमपी सैल। अब हम लोग हमारी इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर बनाएंगे सेटर और गेटर्स। तो आपको याद होगा नेटबीन्स में सेटर गेटर बनाने की फैसिलिटी है, बिल्कुल। राइट क्लिक करिए, इंसर्ट कोड पे जाइए और नेटबीन्स को बोलिए मुझे गेटर सेटर दोनों बना के दो। सभी के लिए बनाने हैं तो ऊपर वाले चेक बॉक्स को ऑन कर दीजिए जहां क्लास का नाम दिख रहा है, क्लिक कर दीजिए जनरेट। नेटबीन्स आपको सबके बनाकर दे देगा सेटर और गेटर। और बेटर है अपन इस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर भी बना लें, ताकि जो भी हमारी डाउ क्लासेस या फ्रेम क्लासेस के प्रोग्रामर्स हैं उनके हाथ में ये फ्रीडम रहे कि वो पोजो का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही इनिशियलाइज करना चाहें तो भी कर लें, और क्रिएट करने के बाद अलग अलग सेट करना चाहें मेंबर्स की वैल्यू तो भी कर लें। ये सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मैं कर रहा हूं, बाकी काम सिर्फ गेटर सेटर से भी चल जाएगा। तो मैंने इंसर्ट कोड में जाकर यहां प्रोवाइड करा एक कंस्ट्रक्टर। राइट, कंस्ट्रक्टर कैसा प्रोवाइड करा? कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करा मैंने पैरामीटराइज्ड, जनरेट, और एक नॉन पैरामीटराइज भी दे देते हैं। अगर सिर्फ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दिया तो फिर रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा ना, कि हर हाल में ऑब्जेक्ट को इसी से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, वो ना हो इसलिए क्लास में प्रोवाइड करे अपन ने दो कंस्ट्रक्टर। अब जैसी आपकी इच्छा वैसा इनिशियलाइजेशन प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं, या तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाकर एक एक बार सेटर कॉल करके इनिशियलाइज करें, और या एक ही बार में वाया कंस्ट्रक्टर आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब आते हैं अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जिसमें अब आपकी कोडिंग की जरूरत है मुझे, और वो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा डाउ क्लासेस को डिजाइन करना। तो ये तो पोजो की थ्योरी है, ये मैंने बनाई दी है, डॉक्यूमेंट्स आपसे सारे शेयर हो ही जाएंगे। अब आते हैं अपन डाउ क्लास पे। ठीक है, एक बार फिर बताइए डाउ क्लासेस कौन सी क्लासेस होती हैं? आई मीन थ्योरेटिकली आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे किसी को, व्हाट आर डाउ क्लासेस एंड व्हाट रोल डू दे प्ले? व्हाट आर डाउ क्लासेस? तो जहां तक डाउ के फुल फॉर्म की बात है, डाउ स्टैंड्स फॉर डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। और अगर कोई पूछता है प्रोजेक्ट में इनका रोल क्या है, तो आपका जवाब होगा इनका रोल है डेटाबेस से कम्युनिकेट करना। तो जितने एसक्यूएल कमांड्स हैं सब यही फायर करेंगी। जी हाँ, जितने एसक्यूएल कमांड्स हैं सब यही फायर करेंगी। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सब कुछ यही फायर करेंगी। ओके, और कितनी डाउ होनी चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट में? कितनी डाउ? तो जवाब है जितनी टेबल उतनी डाउ। पर टेबल एक डाउ बनेगी। और डाउ में कितने मेथड होने चाहिए? डाउ में कितने मेथड होने चाहिए? तो जवाब है उस पर्टिकुलर टेबल पे आप जो जो ऑपरेशन करना चाहते हैं, डाउ में हर ऑपरेशन का एक मेथड होना चाहिए। राइट, तो हम हमारी टेबल पे क्या क्या करना चाहते हैं? फटाफट जवाब दीजिए। हम हमारी टेबल पे करने चाहते हैं 5 काम। करना चाहते हैं 5 काम। नंबर 1, रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं, करना चाहते हैं। रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं, यस। रिकॉर्ड अपडेट करना चाहते हैं, यस। सर्च करना चाहते हैं, यस। और एक ही बार में सबका रिकॉर्ड निकाल कर लाना है, ये भी करना है, यस। तो सर्च करना और सबका रिकॉर्ड लाना अलग अलग बातें हैं। जी हाँ, सर्च करने का मतलब है सिंगल रिकॉर्ड रिटर्न होगा बेस्ड ऑन एम्प्लॉय नंबर। और जब सभी का रिकॉर्ड उठा के लाना है, उस केस के अंदर कोई सर्चिंग तो होनी नहीं है, एक ही बार में पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। तो डाउ में कितने मेथड बनेंगे? डाउ में बनेंगे टोटल, हमारी इस डाउ में बनेंगे टोटल 5 मेथड। लेकिन मैं पांचों को अभी नहीं बनाऊंगा, समझ रहे हैं? एक एक करके बनाऊंगा जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे डाउ में एम्प्लॉय रिकॉर्ड ऐड करने का मेथड। आ रहा है समझ? सबसे पहले हम डाउ में बनाएंगे एम्प्लॉय रिकॉर्ड ऐड करने का मेथड। ये हैं पांचों मेथड्स के नाम, अच्छे से देख लीजिए। नाम से काम का अंदाजा लग रहा है? नाम से मेथड के काम का अंदाजा लग रहा है? वेरी गुड। एक मेथड होगा ऐड एम्प्लॉय, जो रिकॉर्ड ऐड करने का काम करेगा टेबल में, जिसे बोलते हैं डेटाबेस की भाषा में इंसर्ट करना। देन एक होगा फाइंड एम्प्लॉय बाय आईडी, जो आईडी लेगा और उस आईडी वाले एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रिटर्न करेगा। एक होगा गेट ऑल एम्प्लॉइज, ये क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा एक ही बार में सारे एम्प्लॉइज का डेटा। एक होगा अपडेट एम्प्लॉय और एक होगा डिलीट एम्प्लॉय।
कितने मेथड्स मैं बनाऊंगा आपके साथ? मैं बनाऊंगा आपके साथ ABC, और आपका होमवर्क रहेगा जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो D और E बनाना। आ रहा है समझ? 3 मेथड्स मैं बनाऊंगा, 2 आप ट्राई करिएगा। चलिए, तो इन 3 में से पहले की शुरुआत करते हैं, दैट इज ऐड एम्प्लॉय मेथड। सबसे पहले आप ऐड एम्प्लॉय की थ्योरी पढ़ लें, फिर हम डिस्कस करेंगे उसकी प्रोटोटाइप, और फिर लिखेंगे उसके अंदर का कोड। सो गो फॉर द थ्योरी ऑफ ऐड एम्प्लॉय फर्स्ट। तो सबसे पहले पहली लाइन समझिए, ये जो ऐड एम्प्लॉय मेथड है, इसे टेबल में डेटा ऐड करना है। वो डेटा आएगा कहां से? तो अगर आपको प्रोजेक्ट का फ्लो याद हो तो वो डेटा फ्रेम भेजेगा। हाँ, पोजो लेकर आएगी, लेकिन भेजेगा कौन? भेजेगा तो फ्रेम ना। राइट, तो फ्रेम पोजो में वो डेटा भरकर पोजो का ऑब्जेक्ट इस मेथड को पास करेगा एज आर्ग्यूमेंट। तो इसका मतलब ऐड एम्प्लॉय का आर्गुमेंट पोजो का ऑब्जेक्ट होगा। जी, ऐड एम्प्लॉय का आर्गुमेंट पोजो का ऑब्जेक्ट होगा। फिर यहाँ नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। इसका मतलब इस मेथड की रिटर्न टाइप बूलियन होनी चाहिए। यस। तीसरी बात याद रखिएगा, डाउ का भी हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाने वाले हैं। क्यों नहीं बनाने वाले हैं डाउ का कोई ऑब्जेक्ट? क्योंकि डाउ में भी कोई इंस्टेंस मेंबर नहीं बनने जा रहा है। डाउ में सिर्फ क्या रहेंगे? सिर्फ मेथड्स रहेंगे। और आप याद कीजिए, अगर क्लास में सिर्फ मेथड्स हैं तो बेटर है ना स्टैटिक हो। क्या कहते हैं? अगर किसी क्लास में सिर्फ मेथड्स ही मेथड्स हैं, कोई डेटा है ही नहीं, तो इसका मतलब वो मेथड सिर्फ आर्गुमेंट पे काम कर रहे होंगे। कंफर्म बात है, जो भी काम करेंगे वो पैरामीटर पे करेंगे। तो अगर क्लास में सिर्फ मेथड्स हैं और वो अपने पैरामीटर्स में काम करेंगे, तो मेथड्स होने चाहिए स्टैटिक। ये कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, याद रखिएगा। डाउ क्लासेस बनाने के अलग अलग लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी पे अलग अलग तरीके होते हैं। आपको ऐसा भी दिखेगा एडवांस जावा में जब आप काम करेंगे कि जो हम डाउ क्लासेस बनाते हैं वो इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके बननी चाहिए। मैंने आपको सीधे डाउ बनवा दिए। आप ये भी देखेंगे डाउ का पहले इंटरफेस बनता है और इंटरफेस की बनती है फिर इंप्लीमेंटेशन क्लास। लेकिन वो जनरली तब करते हैं जब प्रोजेक्ट बड़ा होता है, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल उसमें ज्यादा होता है। सुना ध्यान से आपने मेरी बात? तो डाउ बनाने के हमारे पास 2 तरीके हैं। अभी हमारा सिंपल प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं अननेसेसरी इसको कॉम्प्लिकेटेड करके इंटरफेस लाकर बीच में चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा हूं। क्योंकि आपको याद होगा इंटरफेस का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? इंटरफेस का सबसे बड़ा बेनिफिट है आप उससे पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर पाते हैं। राइट, और मुझे फिलहाल एक ही टेबल होने के कारण पॉलीमॉर्फिज्म की जरूरत है नहीं है। जब एक ही टेबल है तो क्या करना है पॉलीमॉर्फिज्म करके? जब टेबल्स बढ़ेंगी, टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बैठेगी, प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, तब याद रखिएगा डाउ में मेथड नॉन स्टैटिक भी होंगे और डाउ इंटरफेस को इंप्लीमेंट भी करेगा। सुना आपने ध्यान से मेरी बात? ऑब्वियसली बात है, अगर डाउ इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा तो मेथड तो अपने आप नॉन स्टैटिक हो जाएंगे ना। सोचिए, अगर डाउ क्लास इंटरफेस को इनहेरिट करेगी तो डाउ की ये ऐड एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय, ये सब अपने आप हो जाएंगे नॉन स्टैटिक, क्योंकि फिर ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट बन के इंटरफेस से आएंगे। जी हाँ, ये मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट बन के इंटरफेस से आएंगे। तो दिमाग थोड़ा सा खुला रखिएगा, ओपन रखिएगा। हो सकता है आप एडवांस जावा का प्रोजेक्ट करें और वहां मैं आपको डाउ क्लासेस के मेथड नॉन स्टैटिक बनाने को बोलूं। एम आई क्लियर? है ना? सो इट डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, फिलहाल प्रोजेक्ट सिंपल है, बिग मिनी एप्लीकेशन है, इसलिए कोड भी मैं सिंपल रख रहा हूं। ठीक, तो आप मुझे बता दीजिए सारी बातें सुनने और समझने के बाद कि जो डाउ क्लास में ऐड एम्प्लॉय मेथड बनने जा रहा है उसकी प्रोटोटाइप क्या होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो टू द डाउ क्लास, डाउ पैकेज। ये रहा डाउ पैकेज। इसके अंदर मैंने अपनी जावा क्लास बनाई। जावा क्लास का नाम मैंने दिया EMP डाउ। ओके, दिस इज माय डाउ क्लास। और इस डाउ क्लास के अंदर आकर आई हैव टू डिक्लेयर माय मेथड। सो विल गो फॉर पब्लिक स्टैटिक बूलियन। बूलियन इसलिए ताकि रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया तो ट्रू देंगे, नहीं हुआ तो फॉल्स दे देंगे। सो पब्लिक स्टैटिक बूलियन एड एम्प्लॉय, और इसके पैरामीटर में क्या आएगा? ऐड एम्प्लॉय के पैरामीटर में आ जाएगा आपकी पोजो क्लास का नाम। पोजो क्लास का नाम क्या है? एम्प्लॉय। ऑब्जेक्ट का नाम है ई। यहां आ जाएगा थ्रोज SQL एक्सेप्शन। करेक्ट। एम्प्लॉय के लिए फिक्स इंपोर्ट कर लीजिए क्योंकि उसका पैकेज डिफरेंट है। और अब हमें लिखना है इस पर्टिकुलर ऐड एम्प्लॉय मेथड का कोड। चलिए, तो शुरुआत मैं करता हूं, कंटिन्यू आप कीजिएगा। थ्योरी कह रही थी इस मेथड का सबसे पहला काम है कनेक्शन ऑब्जेक्ट DB कनेक्शन से लेना। कैसे मिलेगा आपको DB कनेक्शन से कनेक्शन ऑब्जेक्ट? कैसे मिलेगा आपको DB कनेक्शन से कनेक्शन का ऑब्जेक्ट? जवाब दीजिए।
तो आपका जवाब होना चाहिए कनेक्शन का हम बनाएंगे रेफरेंस और फिर बोलेंगे कनेक्शन कॉन इज इक्वल्स टू डीबी कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन। जैसे ये लाइन चलेगी हमारे पास कॉन के अंदर कनेक्शन का रेफरेंस आ जाएगा। यस, जैसे ये लाइन चलेगी कनेक्शन का हमारे पास रेफरेंस आ जाएगा। अच्छा, आपने कनेक्शन का रेफरेंस क्यों बुलवाया? क्यों चाहिए आपको कनेक्शन का रेफरेंस? तो जवाब है हमें प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए क्वेरी फायर करने के लिए। और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट आपको कौन बना के देता है? प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट आपको कनेक्शन बना के देता है, इसलिए आपको यहाँ कनेक्शन का ऑब्जेक्ट चाहिएगा। फाइन। अब इसके बाद आपका अगला स्टेप आएगा कि आप प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाएं। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के स्टेटमेंट किसका बनाना चाहिए? प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का बनाना चाहिए। स्टेटमेंट का क्यों नहीं बनाना चाहिए? प्रॉब्लम है स्टेटमेंट के साथ? वेरी गुड। स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट आपको बनाना चाहिए जब आपकी क्वेरी स्टैटिक हो। राइट, स्टैटिक क्वेरी क्या होती है? जिसमें स्टैटिक कीवर्ड लगा होता है वो स्टैटिक क्वेरी होती है? नहीं, जिसमें वैल्यू यूजर से ना ली जाए वो क्वेरी होती है स्टैटिक। जिसमें प्रोग्रामर खुद ही पूरी क्वेरी लिख रहा है, यूजर से कोई डेटा नहीं ले रहा है क्वेरी में इंसर्ट करने के लिए, वो क्वेरी होती है स्टैटिक। और हम जो इंसर्ट क्वेरी लिखने जा रहे हैं वो डायनेमिक है। यस, क्योंकि रिकॉर्ड क्या इंसर्ट होगा ये एम्प्लॉय पोजो पे डिपेंड करेगा, प्रोग्रामर पे डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए हमें लेना चाहिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट। तो यहां आ गया प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट फॉलोड बाय पीएस। आगे आप बोलिए, बोलिए बोलिए, कैसे मिलेगा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट? प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा? वेरी गुड, कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। और प्रिपेयर स्टेटमेंट पैरामीटर में क्वेरी लेगा आपसे? जी हाँ, प्रिपेयर स्टेटमेंट पैरामीटर में हमसे क्वेरी लेगा। क्वेरी कौन सी होगी? क्वेरी होगी इंसर्ट। क्वेरी केस सेंसिटिव है? नहीं, क्वेरी कभी केस सेंसिटिव नहीं होती। केस सेंसिटिव सिर्फ डेटा होता है। तो इंसर्ट का आई छोटा बड़ा कैसा भी लिख दें इट विल वर्क। सो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज, ये हमारी टेबल का नाम है, वैल्यूज, पैरेंथेसिस ओपन। और कितने कॉलम है आपकी टेबल में? हमारी टेबल में 3 कॉलम है। तो कितने प्लेस होल्डर आने चाहिए? प्लेस होल्डर आने चाहिए 3। यहां बंद हो जाएगा और यहां लग जाएगा सेमी कोलन। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के लिए कर दीजिए आप फिक्स इंपोर्ट। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्रिएट करना आ गया। ठीक है, फिर क्या करते हो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बनाने के बाद जेडीबीसी में? आप जेडीबीसी में प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बनाने के बाद फिर क्या करते हो? तो जवाब है फिर हम इन क्वेश्चन मार्क्स को एक्चुअल वैल्यू से रिप्लेस करते हैं। ठीक, वो एक्चुअल वैल्यू किसके पास है? वो एक्चुअल वैल्यू एम्प्लॉय पोजो के पास है। राइट, तो फिर हम क्या लिखेंगे यहां पर? है ना, तो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा? हमारा स्टेटमेंट होगा पीएस डॉट सेट इंट। पैरामीटर में क्या दोगे? यहां दोगे 1 और यहां दोगे आप ई डॉट गेट ईएमपीएन। समझ आया ये सेटर? देन पीएस डॉट सेट स्ट्रिंग। राइट, और सेट स्ट्रिंग में से पहला आर्ग्यूमेंट 2, दूसरा आर्ग्यूमेंट ई डॉट गेट ईएमपी नेम। ठीक है, फिर इसके बाद पीएस डॉट सेट डबल, और सेट डबल में 3 कॉमा, और यहां हो जाएगा ई डॉट गेट ईएमपी सेल। समझ में आए तीनों सेटर? आ गए? वेरी गुड। अब ऐसा करने से डेटाबेस में रिकॉर्ड चला गया? क्या ऐसा करने से डेटाबेस में रिकॉर्ड चला गया? तो जवाब है नहीं, अभी नहीं गया। अभी तो सिर्फ आपने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के अंदर डेटा सेट करा है। डेटाबेस में कैसे जाएगा? डेटाबेस में जाएगा जब आप कॉल करेंगे एग्जीक्यूट अपडेट। वेरी गुड। एग्जीक्यूट अपडेट क्या रिटर्न करता है? एग्जीक्यूट अपडेट क्या रिटर्न करता है? शाबाश, एग्जीक्यूट अपडेट रिटर्न करता है एक इंटीजर वैल्यू। वो इंटीजर वैल्यू क्या इंडिकेट करती है? वो इंटीजर वैल्यू इंडिकेट करती है आपके इंसर्ट कमांड ने टेबल में कितने रिकॉर्ड इंसर्ट करे। तो ऑब्वियस सी बात है एक बार का इंसर्ट कमांड एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा। यस, तो अब मैं लिखूंगा यहां पर INT रिजल्ट इज इक्वल्स टू PS डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। और फिर एक सिंपल सा लॉजिक कि अगर रिजल्ट की वैल्यू 1 है तो क्या रिटर्न हो जाए? तो रिटर्न हो जाए ट्रू, वरना रिटर्न हो जाए फॉल्स। क्या लिखना चाहिए? क्या लिखना चाहिए अब मुझे इसके बाद? इफ एल्स? क्या कहते हैं? नहीं, कोई जरूरत नहीं इफ एल्स लिखने की। कोई जरूरत नहीं है टर्नरी लिखने की। ना इफ एल्स ना टर्नरी, थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाइए।
लिखिए रिटर्न रिजल्ट डबल इक्वल टू 1। यस और नो? समझ आया? हो जाएगा इफ एल्स का काम। रिजल्ट डबल इक्वल टू 1 एक कंडीशन है, और जावा में हर कंडीशन के रिजल्ट ट्रू फॉल्स ही तो आते हैं। तो अगर रिजल्ट के अंदर वाकई में 1 रहा तो रिटर्न हो जाएगा ट्रू। अगर रिजल्ट में 0 रहा तो 0 डबल इक्वल टू 1 रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। राइट? तो आप सोचिए, जो इतना लंबा हम सोच रहे थे, इफ रिजल्ट डबल इक्वल टू 1 रिटर्न ट्रू, फिर हम लिखते एल्स रिटर्न फॉल्स। इससे बेटर है ना ऊपर वाला ऑप्शन? सोचिए, ये ऑप्शन ज्यादा बेटर है ना एज कंपेयर टू दिस रिटर्न फॉल्स। कहाँ चार चार लाइनों के कोड में उलझे पड़े हैं अपन। इन 4 लाइनों की जगह एक लाइन में काम हो जाएगा। ऐसा आपने डेटा स्ट्रक्चर में सीखा था। सीखा था, वहां भी ऐसे ही करा था आपने, जब आपने चेक करा था स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। वही लॉजिक यहाँ लगा दिया मैंने, रिटर्न रिजल्ट डबल इक्वल टू 1। चलिए आगे बढ़ू, ये क्लियर हो गया? ये रहा आपका अगला मेथड जिसकी आपको कोडिंग करनी है। अगला मेथड है फाइंड एम्प्लॉय बाय आईडी। अच्छे से पढ़ लीजिए। तो ये है हमारा ऐड एम्प्लॉय, और अब हम बनाते हैं हमारा फाइंड एम्प्लॉय बाय आईडी। तो पब्लिक स्टैटिक क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा एक कंप्लीट एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। तो अगर ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा तो मतलब ये पोजो का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। यस। तो पब्लिक स्टैटिक एम्प्लॉय, मेथड का नाम है दे दिया फाइंड एम्प्लॉय बाय आईडी। और ये पैरामीटर में क्या लेने वाला है? ये पैरामीटर में आपसे लेने वाला है एम्प्लॉय का नंबर, थ्रोज एसक्यूएल एक्सेप्शन। ये है इस मेथड की कंप्लीट प्रोटोटाइप। नाउ आई वांट आप इसकी कोडिंग लिखें। कैन यू ट्राई? ये रही इस पर्टिकुलर मेथड की कोडिंग की एल्गोरिदम। एल्गोरिदम कह लें, सूडो कोड कह लें, वॉटेवर। ये है 5 स्टेप। अब इन 5 स्टेप्स को जावा में कन्वर्ट कर दीजिए। सबसे पहला काम था कनेक्शन ओपन करना। तो ये पहली लाइन ऐसी होगी, कनेक्शन कॉन इक्वल टू डीबी कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन, एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। यस। अब दूसरी लाइन पे आपको चाहिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट के स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट। क्वेरी कैसे होने वाली है आपकी, डायनेमिक के स्टैटिक? गलत हमें, क्वेरी अभी भी होने वाली है डायनेमिक। क्यों क्वेरी डायनेमिक होने वाली है? क्योंकि आप जो रिकॉर्ड पुल करेंगे डेटाबेस से वो एम्प्लॉय नंबर के बेस पर होगा ना, है ना? तो क्वेरी तो डायनेमिक हुई ना, इसलिए यहां भी यूज होना चाहिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट। राइट। लेकिन अब क्वेरी हमारी थोड़ी सी बदलेगी। मानते हैं अब इंसर्ट की जगह सेलेक्ट क्वेरी आएगी। आएगी, है ना? अब क्या होगी वो क्वेरी? वो क्वेरी होगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऐसी होगी। वेरी गुड। इसके बाद सेटर कॉल होगा। इसके बाद सेटर कॉल होगा। हाँ होगा। पीएस डॉट सेट आई एन टी 1 कॉमा ई एम पी एन ओ। तो ये आपने क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। वेरी गुड। इसके बाद आप कॉल करेंगे एग्जीक्यूट क्वेरी, ना कि एग्जीक्यूट अपडेट। एग्जीक्यूट अपडेट क्यों नहीं कॉल होगा? एग्जीक्यूट अपडेट कॉल होता है नॉन सेलेक्ट क्वेरीज के लिए। और हमारे पास इस समय प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में क्वेरी कौन सी है? हमारे पास इस समय प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में क्वेरी है सेलेक्ट। और जब जब आपके पास सेलेक्ट क्वेरी होती है, जावा कहती है एग्जीक्यूट अपडेट नहीं, एग्जीक्यूट क्वेरी कॉल कीजिए। अच्छा, एग्जीक्यूट क्वेरी क्या रिटर्न करता है? क्या वो भी इंटीजर रिटर्न करता है एग्जीक्यूट क्वेरी भी? नहीं। वेरी गुड, वो रिटर्न करता है रिजल्ट सेट। तो फिर आपका कोड हो जाएगा रिजल्ट सेट आर एस इज इक्वल्स टू पी एस डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। होगा? यस। रिजल्ट सेट को कर लीजिए आप इंपोर्ट। ठीक है, अभी बताइए क्या ऐसा हो सकता है कि यूजर ऐसा एम्प्लॉय नंबर दे जो टेबल में हो ही ना? हो सकता है ना? और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको ऐसा एम्प्लॉय नंबर दे जो टेबल में है। ये भी कंफर्म बात है ना? वेरी गुड। तो अब मुझे बताइए हमें कैसे पता चलेगा कि टेबल में हमारा रिकॉर्ड मिला कि नहीं मिला? जो एम्प्लॉय नंबर हम ढूंढ रहे थे वो टेबल में है कि नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, आप सभी लोग समझें। अगर आपकी क्वेरी में वेयर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो टेबल से एक भी रो नहीं आएगी। सोचना, ध्यान से सोच के बोलना।
अगर आपकी क्वेरी में वेयर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो टेबल से एक भी रो नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन रिजल्ट सेट बनेगा, जी हाँ बनेगा। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि रिजल्ट सेट में फिर नल आना चाहिए, ऐसा नहीं है। रिजल्ट सेट बनेगा, लेकिन रिजल्ट सेट जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा वो ऑब्जेक्ट एम्प्टी होगा। यस, वो ऑब्जेक्ट एम्प्टी होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट एम्प्टी है? क्या इसके पास कोई लेंथ साइज ऐसा भी मेथड है? तो जवाब है नहीं, इसके पास कोई लेंथ साइज नाम का मेथड नहीं है। लेकिन इसके पास नेक्स्ट मेथड है जो ये बता देता है कि रिजल्ट सेट में कोई रो आई है कि नहीं आई है। अगर रिजल्ट सेट में एक भी रो आई होगी तो नेक्स्ट क्या देगा? अगर रिजल्ट सेट में एक भी रो आई होगी तो नेक्स्ट आपको रिटर्न करके देगा ट्रू, वरना नेक्स्ट आपको रिटर्न करके देगा फॉल्स। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूं अगर रो आई है तो रो से डेटा निकालकर एम्प्लॉय पोजो में फिल करके उसे रिटर्न करूं, और अगर रो नहीं आई है तो क्या रिटर्न करूं? अगर रो नहीं आई है तो रिटर्न करूं नल। यहां से ट्रू फॉल्स रिटर्न नहीं करना है अभिनीत। रिटर्न टाइप एम्प्लॉय है तो फॉल्स कैसे रिटर्न कर सकते हैं, सोचिए। अगर रिटर्न टाइप एम्प्लॉय है तो नल रिटर्न होगा या एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, दो ही पॉसिबिलिटीज है ना। शाबाश, तो बोलिए अब इसके बाद क्या लिख दूं? इसके बाद क्या कोड लिख दूं कि अगर रिकॉर्ड मिला तो एम्प्लॉय पोजो का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो, अगर रिकॉर्ड ना मिला तो नल रिटर्न हो। इसको कैसे करें जावा में डिजाइन? इसको डिजाइन करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, यहां लिख दीजिए इफ आर एस डॉट नेक्स्ट। अब मुझे बताइए अगर ये इफ ट्रू है तो इसका मतलब रिकॉर्ड मिला, बोल सकता हूं मैं। अगर ये इफ ट्रू हो गया तो इसका मतलब टेबल में रिकॉर्ड है। ओके, अगर टेबल में रिकॉर्ड है तो हम सबसे पहले एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना लें। एम्प्लॉय ई इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय बना लीजिए, ये बन गया एम्प्लॉय पोजो का ऑब्जेक्ट। अब इसके सेटर कॉल कर सकते हैं इस ई के। यस, अब ई के सेटर कॉल कर दीजिए। तो लिखिए ई डॉट सेट ई एम पी एन ओ। क्या चाहिए आपको ई एम पी एन ओ की जगह? ई एम पी एन ओ की जगह एम्प्लॉय नंबर डालना है। एम्प्लॉय नंबर कहां पर है? रिजल्ट सेट के गेट आई एन टी मेथड के पास है। और आपकी टेबल में एम्प्लॉय नंबर कौन सा कॉलम है, पहला दूसरा तीसरा? आपकी टेबल में वो पहला कॉलम है, तो यहां आ जाएगा 1। फिर कह दीजिए ई डॉट सेट ई एम पी नेम, यहां लिख दीजिए आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, पैरामीटर में पास कर दीजिए आप 2। फिर आप लिख दीजिए ई डॉट सेट ई एम पी सैल, और पैरामीटर में लिख दीजिए आर एस डॉट गेट डबल, और यहां दे दीजिए 2। तीनों सेटर समझ आए आपको? तीनों सेटर समझ आए? और इसके बाद यहां लिख दीजिए रिटर्न ई। ठीक है, और अगर इस इफ में नहीं गए, इसका मतलब रिकॉर्ड नहीं मिला। यस, तो यहां लिख दीजिए रिटर्न नल। ये इस कोड को लिखने का एक तरीका है। समझ आ रहा है सबको? आ रहा है ना? गेट डबल 3, हाँ जी, मैंने 2 गलत लिख दिया, 3। अब इसी को करने का दूसरा तरीका भी है, वो थोड़ा और बेटर है। वो ऐसा है कि आप एम्प्लॉय का रेफरेंस बनाइए पर ऑब्जेक्ट मत बनाइए, रेफरेंस के अंदर डाल दीजिए नल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं। रेफरेंस में नल डाल दीजिए इफ के पहले। अगर कंट्रोल इफ के अंदर जाता है तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना दीजिए, यस और नो, है ना। और बाहर आकर बस एक लाइन लिख दीजिए आप, रिटर्न ई। ये बेटर है। सोचिए, अगर एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट नहीं बना होगा तो ई में क्या पड़ा रहेगा? ई में पड़ा रहेगा नल, राइट। और ई में नल क्यों पड़ा रहेगा? ई में नल एक ही कारण से पड़ा रहेगा। क्या है वो कारण? वो कारण है आर एस डॉट नेक्स्ट ने दिया होगा फॉल्स। अगर आर एस डॉट नेक्स्ट ने फॉल्स दिया है तो इसका यही मतलब है ना कि ई के अंदर नल रहेगा, तो सीधे नल रिटर्न हो जाएगा। और अगर आर एस डॉट नेक्स्ट ने ट्रू दिया होगा तो ई में नल की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यस, अगर आर एस डॉट नेक्स्ट ने ट्रू दिया होगा तो ई में नल की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा। पॉइंट क्लियर? अब हमें बनाना है हमारा अगला मेथड। हमारा अगला मेथड है फाइंड ऑल एम्प्लॉइज। बनाना होगा। यस, हमारा अगला मेथड होगा फाइंड ऑल एम्प्लॉइज। ये रही फाइंड एंड ऑल एम्प्लॉइज की थ्योरी। सॉरी, गेट ऑल एम्प्लॉइज, नॉट फाइंड ऑल एम्प्लॉइज, गेट ऑल एम्प्लॉइज। पढ़िए थ्योरी और फटाफट प्रोटोटाइप बता दीजिए।
ये मेथड क्या रिटर्न करने वाला है? एक रिकॉर्ड के मल्टीपल रिकॉर्ड्स। ये मेथड क्या रिटर्न करने वाला है? एक रिकॉर्ड के मल्टीपल रिकॉर्ड्स। वेरी गुड, ये मेथड रिटर्न करने वाला है मल्टीपल रिकॉर्ड्स। राइट, अब मल्टीपल रिकॉर्ड्स कैसे रिटर्न हो सकते हैं? एरे बनाकर। हाँ, मल्टीपल रिकॉर्ड्स एरे बनाकर रिटर्न हो सकते हैं, बट एरे की साइज भी तो पता होनी चाहिए। क्या आपको पता है आपकी टेबल में कितने रिकॉर्ड्स हैं? क्या आप जानते हैं टेबल में कितने एम्प्लॉयज का डेटा है? नहीं जानते हैं। तो बेटर है ऐसी सिचुएशंस के लिए आप यूज करें एरे लिस्ट क्लास। राइट, तो फिर ये मेथड एरे लिस्ट रिटर्न करेगा। यस, ये मेथड रिटर्न करेगा एरे लिस्ट। किसकी एरे लिस्ट होगी? जवाब दीजिए। ये मेथड किसकी एरे लिस्ट रिटर्न करेगा? वेरी गुड, एम्प्लॉय की एरे लिस्ट रिटर्न करेगा। अगर आपने कलेक्शंस पढ़ा है तो मैंने आपसे कहा था एरे लिस्ट दो तरह से बनती है, एक टाइप सेफ और एक टाइप अनसेफ। और जावा क्या रिकमेंड करती है? जावा रिकमेंड करती है आप एरे लिस्ट जब भी बनाएं टाइप सेफ बनाएं। तो क्या आप जानते हैं आपकी एरे लिस्ट के अंदर एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट्स आएंगे? क्या आप जानते हैं आप जो एरे लिस्ट बना रहे हैं वो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट्स का डेटा रखेगी? तो फिर एरे लिस्ट को बनाना चाहिए आपको टाइप सेफ। ठीक है, कुछ पैरामीटर वगैरह लेगा ये मेथड? कोई आर्गुमेंट वगैरह लेगा? कुछ नहीं लेगा। तो हो गई प्रोटोटाइप तैयार। बताइए क्या प्रोटोटाइप होगी? प्रोटोटाइप होगी पब्लिक। आगे बोलिए, बोलिए बोलिए जल्दी। पब्लिक के बाद स्टैटिक। वेरी गुड, स्टैटिक के बाद? स्टैटिक के बाद वेरी गुड, रिटर्न टाइप हो गई एरे लिस्ट। एरे लिस्ट ऑफ व्हाट? एरे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई। वेरी गुड। नाम? नाम होगा गेट ऑल एम्प्लॉइज। और ये भी थ्रो कर देगा एक्सेप्शन। यस, ये भी थ्रो कर देगा एक्सेप्शन। थ्रोज एसक्यूएल एक्सेप्शन। अब अंदर का कोड। अब अंदर यहां भी कनेक्शन चाहिए? क्या यहां भी कनेक्शन चाहिए? यस, तो कनेक्शन वाली लाइन तो एज इट इज रहेगी। यहां भी प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट चाहिए? नहीं, इस बार प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट नहीं चाहिए, इस बार आपको स्टेटमेंट चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी क्वेरी डायनेमिक नहीं है। आपकी क्वेरी यही होने वाली है ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, है ना? इसमें कोई क्वेश्चन मार्क तो नहीं आने वाला ना क्वेरी में कहीं भी। तो जब क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है तो क्वेरी स्टैटिक है, और क्वेरी स्टैटिक है तो बेस्ट है कि आप यूज करें स्टेटमेंट इंटरफेस। तो आपको लिखना चाहिए स्टेटमेंट एस टी इज इक्वल्स टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। ऐसे बनता है स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट। यस, ऐसे ही बनता है। फिर इसके बाद क्या करना चाहिए? बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए, इसके बाद क्या करना चाहिए आपको? इसके बाद आपको रिजल्ट सेट लेना चाहिए। ठीक है, रिजल्ट सेट आर एस इक्वल टू। अब ये जो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है ये आपसे एग्जीक्यूट क्वेरी जब कॉल करवाता है तब आर्गुमेंट लेता है। यस, ये तब आर्गुमेंट लेता है। ये ऑब्जेक्ट बनाते वक्त आपसे क्वेरी नहीं लेता, ये क्वेरी फायर करते वक्त आपसे क्वेरी लेता है। तो अब आप इसको पैरामीटर में क्या देने वाले हैं? आप इसको पैरामीटर में देने वाले हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। करेक्ट। इसके बाद फिर क्या होगा? इसके बाद आप बनाएंगे एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट। फिर यहां क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा एरे लिस्ट ऑफ व्हाट? एरे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय आ जाएगा। राइट, इसका नाम ईएमपी लिस्ट दे दूं? यस, इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। राइट, डायमंड ऑपरेटर के साथ ये बन गया एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट। यहां तक क्लियर? शाबाश। अब इसके बाद बताइए अगला स्टेप बताइए। वेरी गुड वेरी गुड। वाइल। वाइल में क्या? वाइल में आर एस डॉट नेक्स्ट। वेरी गुड। वाइल के अंदर बनाइए आप अब अपना पोजो का ऑब्जेक्ट। एम्प्लॉय ई इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय। ये बन गया एम्प्लॉय पोजो। राइट, और फिर यहां पर पास कर दीजिए। आप चाहे तो कंस्ट्रक्टर को पास कर दीजिए, चाहे तो सेटर कॉल कर लीजिए। तो मैंने यहां से कॉल करा सेट ई एम पी एन ओ। वो ही ऊपर वाली 3 लाइनें कॉपी पेस्ट कर दें, ये तो काम आएगा। इस पूरे को कर दीजिए कॉपी पेस्ट। चेंज तो होना नहीं है कोड में कुछ, लेकिन ये तो सिर्फ आपका एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को एरे लिस्ट में ऐड भी करना होगा। यस, एरे लिस्ट में डेटा ऐड कैसे करते हैं? तो जवाब है एरे लिस्ट में डेटा ऐड करते हैं बाय कॉलिंग द मेथड ऐड। पैरामीटर में पास कर दें आप ई।
और बाहर निकल कर क्या रिटर्न कर दें यहां से, बाहर निकल कर यहां से रिटर्न कर दें आप EMP लिस्ट। समझ आया? ठीक है, राइट। अब इस कोड में एक छोटे से इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। आपने रिटर्न टाइप क्या रखी है, आपने रिटर्न टाइप अपने मेथड की रखी है एरे लिस्ट। क्या ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में आपको यहां से लिंक लिस्ट रिटर्न कराने को कहा जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि आपसे कहा जाए एरे लिस्ट नहीं लिंक लिस्ट रिटर्न करो? कहा जा सकता है ना आपको। तो अगर आपसे कहा जा सकता है कि एरे लिस्ट नहीं लिंक लिस्ट रिटर्न करो, तो आप मानते हैं इस रिटर्न टाइप पे तो आप लिंक लिस्ट रिटर्न कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने रिटर्न टाइप एरे लिस्ट रखी हुई है। ठीक है, इसको बोलते हैं टाइट कपलिंग। क्या बोलते हैं इसको? ये जो आपने करा है ना, इसको प्रोग्रामिंग में बोलते हैं टाइट कपलिंग। प्रोग्रामिंग हमेशा कहती है इट्स बेटर कि आप टाइट कपलिंग की जगह लूज कपलिंग का सहारा लें। और लूज कपलिंग कहती है रिटर्न टाइप ऐसी रखो कि अगर आप कोड में चेंजेस करो तो रिटर्न टाइप में चेंज करने की जरूरत आपको ना पड़े। तो मुझे बताइए मैं ऐसी क्या रिटर्न टाइप रख दूं कि यहां से एरे लिस्ट या लिंक लिस्ट जो रिटर्न करना हो वो कर दें। तो रिकमेंडेड प्रैक्टिस है रिटर्न टाइप आपको रखनी चाहिए लिस्ट। तो जहां पर पेरेंट चाहिए वहां से चाइल्ड रिटर्न करा सकते हैं? जल्दी बोलिए। जहां से पेरेंट चाहिए वहां से अपन लोग चाइल्ड रिटर्न करा सकते हैं? यस, जहां से अपन को पेरेंट चाहिए वहां से अपन लोग चाइल्ड का ऑब्जेक्ट रिटर्न करा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अपन इसको नहीं कर रहे हैं, इसमें मैं चेंजेस नहीं कर रहा हूं, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो अपन इसके अंदर इन चेंजेस को भी रिकॉर्ड कर लेंगे कि आप रिटर्न टाइप को अपनी तरफ से चेंज कर पाए। आ रही है बात समझ? पॉइंट क्लियर? तो अभी के लिए मैं इसको एरे लिस्ट ही रख रहा हूं, लेकिन मेन प्रोजेक्ट में आप चाहें तो एरे लिस्ट की जगह यहां पर लिस्ट भी ले सकते हैं, ताकि कल को आपको यहां से लिंक लिस्ट रिटर्न करनी पड़े तो आप रिटर्न टाइप को चेंज करे बगैर लिंक लिस्ट भी रिटर्न कर पाए। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो याद रखिएगा जो वर्ड्स मैंने बोले, ये फिलहाल हमने टाइट कपलिंग की हुई है। इट्स बेटर हम इसको लूज कपलिंग में कन्वर्ट करें, वो आप अपने मेन प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। राइट, चलूं आगे, यहां तक क्लियर हो गया? तो ये आपका बैकएंड तैयार हो गया। मैंने बना दिए आपके 3 मेथड। 2 मेथड अब आपको ट्राई करने, अपडेट और डिलीट, वो अभी नहीं बाद में। पहले हम बाकी का प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लें। अब हमारे सारी बैकएंड क्लासेस तैयार है, डीबी यूटिल तैयार है, पोजो तैयार है, डाउ तैयार है। अब क्या बचा? अब बची फ्रेम क्लासेस, जहां से इनसे इंटरैक्ट करा जाएगा, जहां से एक्चुअल में रिक्वेस्ट ट्रांसफर की जाएगी। तो हमें सबसे पहले फ्रेम क्लासेस की कोडिंग से स्टार्ट करना है। राइट, तो हमारी जो पहली फ्रेम क्लास की कोडिंग हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं ऑप्शंस फ्रेम। तो हमारा ये जो पहला फ्रेम है विच इज ऑप्शंस फ्रेम, शुरुआत हमें इससे करनी है, क्योंकि यही कॉल करेगा ना ऐड एम्प्लॉय को और बाकी सारे फ्रेम्स को। राइट, तो अब हमें ऑप्शंस फ्रेम के अंदर आकर कोड लिखना है। कोड ऐसा लिखना है कि जब यूजर इस बटन पे क्लिक करें तो सबसे पहले चेक हो कौन सा वाला बटन रेडियो बटन ऑन है। जो रेडियो बटन ऑन है वो वाला फ्रेम हमें ओपन करना है। अगर कोई रेडियो बटन ऑन नहीं है तो यूजर को मैसेज देना है कि प्लीज सेलेक्ट एन ऑप्शन। और अगर यूजर ने क्विट करा है तो क्या करना है? अगर यूजर ने क्विट करा है तो प्रोग्राम को कर देना है, टर्मिनेट कर देना है। राइट, अच्छा एक और बात, जो भी रेडियो बटन यूजर चूज करे हमें वो वाला फ्रेम तो खोलना ही है, साथ में इस वाले फ्रेम को बंद भी करना है। यस, इस वाले फ्रेम को बंद भी करना है। छुपाना है कि बंद करना है? छुपाना है कि बंद करना है? बंद ही करना है, छुपाना नहीं है। हटा ही देना है बिल्कुल इसको। तो अगर इसको हटाना है तो आप जावा का एक और मेथड कॉल करेंगे जो हर फ्रेम के पास होता है। क्या नाम है मेथड का, दिख रहा है? मेथड का नाम होता है डिस्पोज। और जो छुपाने वाला मेथड है वो कौन सा होता है? जो छुपाने वाला मेथड है वो होता है सेट विजिबल फॉल्स। दोनों में फर्क नजर आ रहा है? सेट विजिबल फॉल्स और डिस्पोज दोनों में फर्क नजर आ रहा है? डिस्पोज इस फ्रेम को मेमोरी से ही हटा देगा। सेट विजिबल क्या करेगा? सेट विजिबल इसे मेमोरी में रखेगा, सिर्फ इसकी विजिबिलिटी को ऑफ कर देगा। राइट, तो मैं ये चाहता हूं हम इस वाले फ्रेम को डिस्पोज भी कर दें। अब ये है आपका चैलेंज जो आपको करके लाना है। ला पाएंगे? बैक का ऑप्शन यहां थोड़ी है, बैक का ऑप्शन आगे वाले फ्रेम में। लेकिन आगे वाले फ्रेम में जब हम बैक करेंगे तब हम इस फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाकर वापस ओपन करेंगे ना। अगर हमने इसको हाइड करके वापस ओपन करा तो आगे वाले फ्रेम को हमें इस फ्रेम का रेफरेंस भेजना पड़ेगा। करेक्ट, वो हमारे लिए टिपिकल हो जाएगा।
ठीक है ना। चलिए, तो अभी के लिए आपको ये टास्क करके लाना है, बन जाएगा कि इनमें से कौन सा रेडियो बटन सेलेक्टेड है वो चेक करना है, जो रेडियो बटन सेलेक्टेड है वो वाला फ्रेम खोलना है, और अगर कोई रेडियो बटन सेलेक्टेड नहीं है तो यूजर को मैसेज देना है प्लीज सेलेक्ट ऑप्शन, और ये वाले फ्रेम को डिस्पोज कर देना है। ठीक है, ओके। थ्योरी इसकी मैं आपसे शेयर कर लूंगा, पढ़ लीजिए आप पहले, इस कोड से रिलेटेड थ्योरी पढ़ लीजिए ताकि आपको उस थ्योरी को कोड में कन्वर्ट करने में दिक्कत ना जाए। ये है ऑप्शंस फ्रेम के अंदर के स्टेप्स, यही 3 स्टेप बोले मैंने आपको। ठीक है, ये है आपके पास इसकी थ्योरी पूरी। कैसे पता करेंगे रेडियो बटन सेलेक्टेड है कि नहीं? तो हर रेडियो बटन के पास एक मेथड होता है जिसका नाम होता है इस सेलेक्टेड। वो आपको क्या रिटर्न करके देगा? वो आपको रिटर्न करके देगा या तो ट्रू और या तो फॉल्स। अगर ट्रू रिटर्न करके देगा तो इसका मतलब रेडियो बटन ऑन है, यस, और अगर फॉल्स रिटर्न करके देगा तो इसका मतलब रेडियो बटन ऑफ है। तो इस तरह से आपको यह पता लग जाएगा कि रेडियो बटन सेलेक्टेड है कि नहीं है। अब रहा सवाल दूसरा वाला फ्रेम कैसे खोलेंगे। तो दूसरा वाला फ्रेम खोलना बहुत सिंपल है। जिस भी फ्रेम पे आपको जाना है उस फ्रेम का क्या बना लेंगे आप? उस फ्रेम का आप बना लेंगे ऑब्जेक्ट। यानी आज पहली बार आप फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यस, अभी तक याद करिए जब से नेटबीन्स पे शिफ्ट हुए हैं तब से फ्रेम का ऑब्जेक्ट तो नेटबीन्स ही बना रहा था ना। इस बार पहली बार होगा जब फ्रेम का ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे। खाली ऑब्जेक्ट बनाने से फ्रेम दिख जाएगा? खाली ऑब्जेक्ट बनाने से फ्रेम दिख जाएगा नहीं। याद कीजिए फ्रेम बाय डिफॉल्ट हिडन होता है। फ्रेम दिखे इसके लिए सेट विजिबल भी कॉल करना होगा। यस, फ्रेम दिखे इसके लिए सेट विजिबल भी कॉल करना होगा, और करंट फ्रेम को हटाना भी पड़ेगा। यस, और उसके लिए कॉल करना होगा डिस्पोज। क्या ये पूरा स्टेप क्लियर है? आप इनको जावा कोड में कन्वर्ट कर दोगे तो मैं आपसे ये फाइल शेयर कर लूंगा। अगले लेक्चर में जब आप आए तो इस क्लास की कोडिंग के साथ आइएगा, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐड एम्प्लॉय, अपडेट एम्प्लॉय, इनकी कोडिंग के बारे में बात कर सकें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।